दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास ये सर्किट था, सर्किट इनिशियल स्टेडी स्टेट पे था एंड बाय सम मैकेनिज्म हमारा जो कैपेसिटर है वो अचानक से उसका कैपेसिटेंस सी से हम कन्वर्ट कर देते हैं ईटा सी पे, तो हमें सर्किट पे जो करंट फ्लो करेगा वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमें निकालनी पड़ेगी। ओके, लेट्स सी। अच्छा, यहां पर जो हमारा इनिशियल चार्ज होगा वो इनिशियल चार्ज कितना होगा? अगर हम गौर से ध्यान दें, इनिशियल चार्ज हमारे पास हो जाएगा सी वी नॉट। ठीक है, सो जो हमारा इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस आफ्टर चेंज इन कैपेसिटेंस आएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू सी वी नॉट अपॉन ईटा सी, दैट विल बी इक्वल्स टू वी नॉट बाई ईटा, जो कि हमारा लेस देन वी नॉट है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, ध्यान देना, वी नॉट बाई ईटा इज लेस देन वी नॉट, दैट सिंपली इंप्लाइज इट इज अ स्टेप चार्जिंग सर्किट। नाउ तो वी नॉट बाई ईटा से पोटेंशियल डिफरेंस फाइनली वापस हमारा वी नॉट पर जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा आई नॉट आएगा दैट विल बी वी नॉट माइनस वी नॉट बाई ईटा इंटू 1 बाई आर, दैट इज ईटा माइनस 1 वी नॉट बाई ईटा आर। और जो हमारा टाइम कांस्टेंट होगा टाउ, दैट विल बी इक्वल्स टू ईटा सी आर। तो मेरे पास जो सिंपली आई आ जाएगा, आई विल बी इक्वल्स टू आई नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई ईटा सी आर। अगर हम स्टेप चार्जिंग के बारे में बात को समझ गए हैं तो सिंपली हम लोग इसको यहां से निकाल सकते हैं। ओके दोस्तों, सो दिस इज द गिवन सर्किट। ये वाले सर्किट का टाइम कांस्टेंट निकालना है। पहले एक बार मैं बेसिक से निकालूंगा और उसके बाद थेवेनिन्स को अप्लाई करते हुए टाइम कांस्टेंट को निकालने का ट्राई करेंगे। ठीक है, ओके। सबसे पहले कोई भी जनरल इंस्टेंट पर मान लो यहां पर चार्ज है प्लस क्यू, यहां पर चार्ज है माइनस क्यू। यहां पर से जो करंट जाता है, ये करंट है मेरा आई, ऊपर वाले ब्रांच पर जाता है I1, नीचे वाले ब्रांच पर जाता है I2, यहां पर आता है I3। तो ऑब्वियस बात है, यहां पर अगर मैं ध्यान दूं तो यहां पर करंट होगा I1 माइनस I3, और यहां पर मेरे पास जो करंट हो जाएगा दैट विल बी I2 प्लस I3। ठीक है, एंड I2 जो है वो ऑब्वियस सी बात है, दैट विल बी I माइनस I1। ठीक है, एंड यहां पर अगर मैं ध्यान दूं तो dq बाई dt जो है दैट इज इक्वल्स टू I3। राइट, सो लेट्स स्टार्ट, एक एक करके सब कुछ चालू करते हैं। तो दोस्तों, पहले ये नीचे वाले लूप पर अगर मैं KVL अप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, RI2 प्लस 2R इंटू I2 प्लस I3, दैट विल बी इक्वल्स टू V नॉट। ओके, तो ये वाले को अगर मैं ढंग से लिखता हूं तो मेरे पास आ जाएगा R इंटू 3I2 प्लस 2I3
दैट इज इक्वल्स टू वी नॉट। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। और नीचे वाले जो दूसरा इक्वेशन है, मैं ये बड़ा वाले लूप ले लेता हूं, तो यहां पर आ जाएगा ड्रॉप RI1 प्लस यहां का ड्रॉप R इंटू I1 माइनस I3, तो R इंटू 2I1 ये मेरे पास आ जाएगा V नॉट। ये मेरे पास दूसरा इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब जो है यहां पर हमें कोई भी यहां पर एक लूप पे अप्लाई कर दो, छोटे में से कोई एक लूप पर अप्लाई कर दो। तो छोटा वाले लूप पर अगर मैं अप्लाई करता हूं दोस्तों, तो ध्यान देना मेरे पास क्या आएगा, यहां से यहां ड्रॉप, यहां से यहां ड्रॉप, यहां से यहां गेन, दैट इज इक्वल्स टू 0। दैट इज द थर्ड इक्वेशन। अच्छा, मुझे दिलचस्पी है I3 पर, मुझे दिलचस्पी है I3 पर, क्योंकि dq बाई dt जो है वो मेरा I3 है। तो ऑब्वियसली ये वाले इक्वेशन पे मैं I1 और I2 को एलिमिनेट करने का ट्राई करूंगा। तो ये वाले इक्वेशन से अगर मैं ध्यान दूं, मेरे पास आ जाएगा 2I1 माइनस I3 इक्वल्स टू V नॉट बाई R। तो I नॉट का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी I3 बाई 2 प्लस V नॉट बाई 2R। और पहला वाला इक्वेशन से अगर मैं देखूं, मेरे पास आ जाएगा 3I2 प्लस 2I3 इक्वल्स टू V नॉट बाई R। तो I2 का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी V नॉट बाई 3R माइनस 2I3 बाई 3। और ये दोनों I1 और I2 का वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करो, सो व्हाट आई विल गेट इज I3R बाई 2 प्लस V नॉट बाई 2 माइनस V नॉट बाई 3 प्लस 2I3R बाई 3 माइनस Q बाई C दैट इज इक्वल टू 0। सो यहां पर अगर हम ध्यान दें तो मेरे पास आ जाएगा I3R। अब यहां पर 1/2 प्लस 2/3 आएगा, तो 1/2 प्लस 2/3 6 का मेरा LCM 3 प्लस 4 माइनस यहां पर हो जाएगा मेरे पास प्लस V नॉट बाई 6 माइनस Q बाई C दैट इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास आ जाएगा। सो मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 7 I3 R by 6 is equals to Q by C minus V naught by 6। कहीं पर तो मैंने कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक तो मैंने किया हूं, कहां पर किया हूं, कोई एक जगह पर मिस्टेक तो है डेफिनेटली। सॉरी, यहां पे प्लस है, यहां पर प्लस है मेरे पास, सॉरी। So we will have a minus over here, ठीक है, तो we will have a minus over here। तो यहां पर जब मैं लिखूंगा तो यहां पर आएगा 7R by 6। I3 को मैं लिख दूंगा dq by dt
दैट इज माइनस Q by C plus V naught by 6। अब आगे कैलकुलेशन मत करो। देखो यहां पर जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास बाकी ये सब टर्म तो टाइम कांस्टेंट पे हाथ लगाता ही नहीं है। मेन जो मेरा हाथ लगाएगा वो तो मेरा ये 7R/6 और C मल्टीप्लीकेशन में जाएगा। तो डायरेक्टली यहां से मैं टाउ को लिख दूंगा 7RC/6। तो अप्लाई द सिंपल KVL और KCL हम लोग टाउ जो है उसको निकाल सकते हैं। एक तरीका तो ये रहा, और अब हम लोग यूज करने वाले हैं द थेवेलिन्स थ्योरम। यहां पर मुझे केवल और केवल R थेवेलिन से दिलचस्पी है, तो मैं कैपेसिटर को बाहर निकाल दिया। मैं कैपेसिटर को बाहर निकालने के बाद जो सर्किट बनेगा उस सर्किट पे ध्यान दो। यहां पर हो गया मेरा A और ये है मेरा दूसरा एंड B। ये R है, ये R है, ये R है, ये 2R है, और ये दोनों मेरा एक स्ट्रेट वायर से कनेक्टेड होगा, क्योंकि बैटरी जो भी बचेगा उसको शॉर्ट तो मुझे करवानी ही है, राइट। सो अगर मैं ध्यान दूं, सो ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम पॉइंट है। यानी ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरे पास जो सर्किट बनेगा, ये पॉइंट को अगर मैं CRD बोल देता हूं, कोई चलो C तो कैपेसिटेंस के साथ कंफ्यूज करोगे, तो ये सारे पॉइंट D है, ठीक है। और सर्किट को अगर मैं विड्रॉ करता हूं तो मेरा ये A है, ये मेरा पॉइंट D है, ये मेरा पॉइंट B है। सो A और D में एक R, A और D में एक R। अब यहां पर B और D में एक R और B और D में एक 2R। ये मेरा इक्विवेलेंट सर्किट होगा। सुनाओ, R और R पैरेलल, R और 2R का पैरेलल, यहां पर है पॉइंट A, यहां पर है पॉइंट B। तो मेरे पास जो R थेवेलिन आएगा दैट विल बी R/2 प्लस 2R/3। इसको अगर मैं 6 का एलसीएम लूंगा, यहां पे 3 जाएगा, यहां पर 4 जाएगा, एंड अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्सेप्ट टाउ जो आ जाएगा वो सिंपली आ जाएगा 7RC/6। तो थेवेलिन्स थ्योरम हमें प्रॉब्लम को डेफिनेटली काफी ज्यादा फास्ट करता है, वो चीज हम साफ साफ देख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर क्या है मेरे पास ये वाला एक सिस्टम है। कैपेसिटर का लेफ्ट प्लेट जो है वो मेरा फिक्स है, राइट प्लेट मूवेबल है, और प्लेट्स का एरिया जो है वो हमारा A है, और दोनों के बीच का इनिशियल सेपरेशन है x0। यहां पर हमारा जो इनिशियली सिस्टम है वो स्टेडी स्टेट पर था। मैं राइट वाले प्लेट को इस तरीके से मूव कराना चालू किया, जो कि हमारा ये वाला जो चीज है, यहां पर जो रेजिस्टेंस में करंट है वो करंट हमारा हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू अटेन करे, ठीक है। तो सवाल ये है, जो कांस्टेंट करंट अगर हमारा I है तो राइट वाले को मुझे कितना वेलोसिटी से मूव कराना है, वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t जो है वो हमें निकालनी है। तो वो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, सबसे पहले इसके बारे में एक बार देखते हैं। अच्छा दोस्तों, मान लो कोई भी एक जनरल टाइम t पर जो हमारा कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में जो सेपरेशन बन गया है वो है हमारा x।
तो यहां पर जो नया कैपेसिटेंस आ गया है वो आ गया है एप्सिलॉन नॉट ए बाई एक्स। तो एक चीज तो मैं लिख सकता हूं जो Q बाई सी यानी क्यू एक्स बाई एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है। यहां पे प्लस क्यू है, यहां पे माइनस क्यू है, प्लस आई इंटू आर, दैट विल बी डेफिनेटली इक्वल्स टू वी नॉट। ये चीज तो मैं सबसे पहले लिख ही सकता हूं, ठीक है। एट एनी जनरल इंस्टेंट सबसे पहले मैं ये चीज तो डेफिनेटली लिख सकता हूं विदाउट एनी एक्सेप्शन, ठीक है। सो मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू क्यू एक्स, दैट इज एप्सिलॉन नॉट ए वी नॉट माइनस आई आर। मेरे पास सबसे पहला रिलेशन जो है ये हमारे पास आ जाएगा। मेरे ख्याल से ये चीज हमें यहां पर समझ में आ गई है। अब मैं अगर ये वाला रिलेशन को डिफरेंशिएट करूं तो dq बाई डी टी आई इंटू एक्स प्लस क्यू इंटू वी, राइट वाला साइड तो हमारा कंप्लीटली कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट ए कांस्टेंट है, आई जो है ये भी कांस्टेंट है, तो ये तो मैं डेफिनेटली 0 लिख सकता हूं। तो मेरे पास यहां से एक फर्दर रिलेशन भी आ जाती है, दैट इज v इज इक्वल्स टू माइनस आई बाई क्यू इंटू एक्स। सबसे पहले मैं ये वाला रिलेशन तो डेफिनेटली लिख सकता हूं। ओके, तो ये वाला रिलेशन एक बार जब हमारे पास आ गया है, इसके बाद गेम बहुत सिंपल है। एक काम करो, यहां पर q का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू, q का वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं, आई एक्स बाई वी, तो माइनस आई एक्स स्क्वायर वी एप्सिलॉन नॉट ए प्लस आई आर, दैट विल बी इक्वल्स टू वी नॉट। सो यहां पर अगर हम ध्यान दें तो मेरे पास ये आ जाएगा v एप्सिलॉन नॉट a का वैल्यू, v एप्सिलॉन नॉट a का जो वैल्यू आ जाएगा, इसको इधर इसको यहां पर सब्स्टिट्यूट करो तो आई आर माइनस वी नॉट, ठीक है, और सॉरी आई एक्स स्क्वायर बाई आई आर माइनस वी नॉट, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। सो यहां पर अगर हम ध्यान दें, v को हम लिख देते हैं dx बाई dt, dt को उधर भेज दूंगा तो 1 बाई एप्सिलॉन नॉट a आई आर एंड नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट। t इक्वल्स टू 0 पर ये हमारा x नॉट था एंड एट t इट इज x, तो 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स नॉट माइनस t बाई एप्सिलॉन नॉट a आई आर माइनस वी नॉट, ये हमारे पास आएगा। सो मेरे पास 1 बाई एक्स का वैल्यू जो है वो मेरे पास आ जाएगा 1 बाई एक्स नॉट प्लस टी एप्सिलॉन नॉट ए वी नॉट माइनस आई आर। अब इसको उल्टा कर दो, एक्स निकाल दो, डिफरेंशिएट कर दो, यानी 1 बाई एक्स आ गया है, यहां से एक्स निकाल दो, उसको डिफरेंशिएट कर दो, एक गंदा सा एक्सप्रेशन आएगा, जो भी आएगा वो भाड़ में जाए, वी विल सिंपली गेट द वेलोसिटी v। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास दो कंसेंट्रिक स्फीयर है ऑफ रेडियस a एंड b, ठीक है। दोनों वाले पे एक पे चार्ज दिया था मैंने Q नॉट और एक में दिया था माइनस Q नॉट, ठीक है। और उन दोनों के बीच में जो मीडियम है उसका रेजिस्टिविटी है रो और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो है हमारा K। तो सवाल यहां पर ये है, जो अगर मेरा
जो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेरा ईटा टाइम से डिक्रीज कर जाता है इन टाइम डेल्टा टी, वी हैव टू फाइंड द रेजिस्टिविटी रो। ठीक है, अच्छा सबसे पहले ध्यान दो यहां पर क्या करना पड़ेगा। पहले तो ये वाले सिस्टम का एक बार के लिए कैपेसिटेंस नहीं भी निकालोगे तो चलेगा, कोई भी जनरल इंस्टेंट पे कैपेसिटेंस याद है तो डायरेक्टली होगा। मान लो ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर बाहर वाले पे तो हमारा पोटेंशियल डेफिनेटली जीरो ही होगा। जो भी हमारा पोटेंशियल होगा वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, और ये पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई A माइनस Q बाई B। तो V हमारे पास आ जाएगा Q बाई Q इंटू B माइनस A 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB। अच्छा, अब ये वाले सिस्टम का रेजिस्टिविटी कितना होगा, रेजिस्टेंस कितना होगा वो हमें निकालना है। तो इसके लिए एट अ स्मॉल डिस्टेंस में मैं dx का टुकड़ा काटूंगा तो मेरा जो dr आएगा रो dx बाई 4 पाई एक्स स्क्वायर, तो r जो आ जाएगा मेरे पास वो आ जाएगा रो बाई 4 पाई 1 बाई a माइनस 1 बाई b। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, रो b माइनस a 4 पाई ए बी। सॉरी, मैंने गलती से थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था। यहां पर जो हमारा v होगा वो 1 बाई के टाइम्स भी हो जाएगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ है k। सॉरी, मैंने एयर मान लिया था, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, यहां पर गलती हो गई थी। v जो हमारे पास आएगा वो ये आएगा। तो करंट I जो हमारे पास आ जाएगा दैट विल बी सिंपली v बाई आर। तो 4 पाई ए बी गॉन, b माइनस ए गॉन, तो मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू q बाई एप्सिलॉन नॉट रो के, यही आएगा मेरे पास। 4 पाई गॉन, ए बी गॉन, b माइनस ए गॉन, तो मेरे पास जो आ जाएगा यहां पर q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट रो के, एंड I इज नथिंग बट माइनस dq बाई dt। तो मेरे पास जो आ जाएगा दैट इज q इक्वल्स टू q नॉट e टू द पावर, यहां पर अगर मैं ध्यान दूं तो d बाई एप्सिलॉन नॉट रो के, ये हमारा आने वाला है। q इक्वल्स टू q नॉट इंटू e टू द पावर माइनस t बाई एप्सिलॉन नॉट रो के, ये हमारा आने वाला है। एंड ध्यान देना, पोटेंशियल डिफरेंस अगर ईटा टाइम से डिक्रीज करेगा तो चार्ज को भी ईटा टाइम से डिक्रीज करना पड़ेगा। ईटा एट तो मैं क्या लिख सकता हूं, सो 1 बाई ईटा इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस डेल्टा टी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट रो के। तो डेल्टा टी बाई एप्सिलॉन नॉट रो के का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा ln ऑफ ईटा। तो अब हमें निकालनी है क्या, द रेजिस्टिविटी रो, दैट विल बी डेल्टा टी बाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू ln ईटा। सो दिस इज अ क्वेश्चन रिगार्डिंग द लीकी कैपेसिटर, ठीक है, जहां पर बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी है और साथ ही साथ जो मेरा करंट फ्लो कर रहा है
वो भी रेजिस्टिविटी के कारण हो रही है। इट्स अ क्वेश्चन रिगार्डिंग द लीकी कैपेसिटर। ओके ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास एक चार्ज कैपेसिटर है जिसको मैंने डिस्चार्ज कर रहा हूं। इनिशियली एस मेरा क्लोज्ड है। अच्छा, ऑब्वियसली अगर एस क्लोज रहेगा तो इस वाले के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा जीरो होने के कारण ये डिस्चार्ज प्रोसेस में स्टार्टिंग में टेक पार्ट करेगा ही नहीं। और अब जो है, मैं जब करंट यहां पर 2.5 एम्पियर था, उस टाइम पे मैं अगर स्विच एस को ओपन कर देता हूं तो फाइनली सिस्टम जब वापस स्टेडी स्टेट में आएगा उस टाइम के दौरान कितना हीट हमारा सर्किट में प्रोड्यूस होगा। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन को किस तरीके से करना है ध्यान दो। आई अगर 2.5 एम्पियर है तो जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस होगा डेल्टा वी, वो मेरा 10 वोल्ट है। और यहां पर अगर 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है तो ऑब्वियस सी बात है, इस वाले पे जो मेरा Q इनिशियल होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 30 म्यू सी। इस वाले पे जो चार्ज था वो है मेरा 30 म्यू सी। जब मैंने इसको ओपन करूंगा तो 30 म्यू सी का चार्ज जो है वो डेफिनेटली हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो सिस्टम का इनिशियल एनर्जी जो होगी दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ C इंटू वी स्क्वायर। तो मेरे पास ये आ जाएगा 150 माइक्रोजूल। ये मेरा सिस्टम का इनिशियल एनर्जी है। अब इसके बाद ध्यान दो, जब ये फाइनल स्टेडी स्टेट में आएगा तो फाइनल सिनेरियो पे मेरा कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो डेफिनेटली मेरा 1 वाले पे चला जाएगा और सर्किट पर कोई करंट नहीं दौड़ेगा। ये मेरे पास 3 वाला कैपेसिटर है, ये मेरे पास 1 वाला कैपेसिटर है। 30 म्यू सी पे मान लो यहां पर हो गया 30 माइनस क्यू, यहां पर हो गया क्यू, और यहां पर हो गया माइनस क्यू। आई हमारा यहां पर 0 है तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमारा दोनों के अक्रॉस सेम होना चाहिए। तो मैं लिख सकता हूं 30 माइनस क्यू बाई 3 क्यू बाई 1। तो मेरे पास जो आ जाएगा Q विल बी इक्वल्स टू 15/2 म्यू सी। Q जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 15/2 म्यू सी। राइट, समझ में आ गया। तो हमारा जो फाइनल एनर्जी होगी सिस्टम की, हाफ 15/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1, इस वाले का एनर्जी, और ऊपर वाले पे रह जाएगा 45/2 प्लस हाफ 45/2 का होल स्क्वायर, इतना माइक्रोजूल। तो मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 225/8। यहां पर हो जाएगा हमारा 1, और यहां पर 15 स्क्वायर में एक 3 तो कटेगा, 225/2। आई होप द कैलकुलेशन इज करेक्ट, जो भी है देख लेना। तो हीट जो प्रोड्यूस्ड होगा वो इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस होगी 150 माइनस 225/2 75/2 माइक्रोजूल। ओके ओके दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, यहां पर जो मेरा सोर्स है वो एक मेरा स्क्वायर सोर्स है, यानी स्क्वायर सोर्स मतलब उसका मैग्नीट्यूड तो हमेशा V0 रहता है, बट उसका पोलैरिटी का जो डायरेक्शन है वो हर इंस्टेंट पे बदलता है। यानी ये राइट नाउ अगर मान लो ये प्लस है ये माइनस है, एक सर्टेन टाइम बाद हमारा
ऊपर वाला पार्ट माइनस और नीचे वाला पार्ट जो है वो मेरा प्लस बन जाएगा। ठीक है, वो ये बोला है ये वाला चेंज जो होता है वो मेरा 50 टाउ यानी 50 RC सेकेंड्स के बाद होता है। तो हमें we have to plot the variation of Q as a function of time t, and we have to also plot the variation of current as a function of time t. अच्छा, more than it is a quantitative question, we have to analyze it qualitatively, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ध्यान दो, 50 RC यानी 50 टाउ is a huge time to assume complete यानी हम ये मान सकते हैं जो 50t टाइम पर प्रैक्टिकली कंप्लीट जो हमारा चार्जिंग है वो हमारा हो चुका है। ठीक है, 5 टाउ टाइम पर ही 99% के चार्जिंग जो है वो हमारी कंप्लीट हो जाती है। 50 टाउ तो भयंकर बड़ा टाइम है, तो वहां पर हमारा प्रैक्टिकली पूरी तरीके से चार्जिंग हो गई है। ये वाला चीज को हम डेफिनेटली एज्यूम तो कर ही सकते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद जब पहली बार में पोलैरिटी बदलेगी, ठीक है, यानी बेसिकली बात को समझो, Q0 हमारे पास एज्यूम कर लेंगे, जो हमारा CV0 प्रैक्टिकली बन जाएगा। थोड़ा बहुत जो चार्जिंग बचा हुआ रहेगा यानी 0.00000000001% भाड़ में जाए, वो मैं कंसीडर नहीं करूंगा। इनिशियली मेरा ग्रोथ ऑफ करंट होगा, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन हमारा सर्किट का सिनेरियो कुछ ऐसे बनने वाला है। ये वाला प्लेट पे मेरा प्लस है, ये वाला प्लेट पे मेरा माइनस है, प्लस CV0 और माइनस CV0। यहां पर है मेरा रेजिस्टेंस R, एंड यहां पर अचानक से पोलैरिटी उल्टा होके बन जाएगा मेरा V0। और जैसे ही ये पोलैरिटी बनेगा V0, तुरंत दोस्तों समझो बात को, व्हाट विल हैपन इज ये वाला अल्टीमेटली माइनस CV0 पे आएगा, ये वाला अल्टीमेटली प्लस CV0 पे आएगा। अगेन 50 टाउ बहुत बड़ा क्वांटिटी है, कंप्लीट उल्टा चार्जिंग का प्रोसेस हम मान सकते हैं। बट t इक्वल्स टू 0 पर अगर मैं देखूं, यानी जब ये घटना हुआ, तो ये R के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 2V0 का होगा। यानी ये वाला बैटरी और ये वाला बैटरी जो है वो दोनों हमारा सपोर्टिंग पोजीशन में लगा हुआ है, तो R के अक्रॉस जो हमारा डिफरेंस होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 2V0। यानी इसका जो इनिशियल करंट होगा दैट विल बी 2V0। यानी करंट कैसे फ्लो करेगा, करंट जो है वो हमारा इस तरफ, ये जो हमारा प्लस है ये ऐसे जा रहा है, तो करंट हमारा स्टार्टिंग फर्स्ट वाले पे पहला साइकिल पे डेफिनेटली हमारा एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। वी विल टेक द एंटी क्लॉकवाइज एज पॉजिटिव। सो अब मैं डायरेक्टली ग्राफ पे जा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे क्वांटिटेटिव अप्रोच से मुझे कोई खास लगाव नहीं है, तो आई एम नॉट लुकिंग इनटू दैट। तो यहां पर चार्ज क्यू है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अगर मैं देखूं, ठीक है, तो सबसे पहले t इक्वल्स टू 0 पर तो हमारा चार्ज 0 था, और ये हमारा प्रैक्टिकली Q0 यानी प्लस CV0 पे चार्ज हो जाएगा टू अ टाइम ऑफ T0। ठीक है, T0 जो है इसको मैं T0 बोल दे रहा हूं। ओके,
एंड नाउ अब जो है मेरा उल्टा चार्जिंग प्रोसेस चालू होगी एंड इट विल अटेन द वैल्यू -CV0। ये ग्राफ थोड़ा सा गड़बड़ ड्रॉ हुआ है। इट विल बी वेरी स्टीप इन द स्टार्टिंग एंड देन स्लोली it will move on to the 2T0. And then again, in the time 3T0, it will rise practically instantly 3T0, वापस इस तरीके से ड्रॉप। ये मेरा चार्ज का वेरिएशन जो है वो हमारा चलता रहेगा। ये उम्मीद है हमें समझ में आ गया है। अब करंट वर्सेस टाइम के लिए अगर मैं बनाने जाऊंगा, ठीक है, ये मेरा I है, ये मेरा T है। अच्छा, T = 0 पे स्टार्टिंग में हमारा करंट जो है वो क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। क्लॉकवाइज को मैं नेगेटिव माना हूं, तो इनिशियली जो मेरा करंट होगा उसका पीक वैल्यू जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू V0/R। फर्स्ट साइकिल में जो हमारा वैल्यू आएगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू V0/R। ठीक है, T = 0 पर। सो यहां पर -V0/R से चालू होगी और T0 टाइम पे ये प्रैक्टिकली हमारा समाप्त हो जाएगी। एंड देन ऑल ऑफ अ सडन when the polarity changes, तुरंत करंट जो है वो हमारा शूट मारेगा 2V0/R पे और 2T0 आते हुए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, सॉरी, 2T0 आते हुए ये वापस 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। And then the polarity again changes. और अब मेरा नेगेटिव डायरेक्शन में -2V0/R से अपना जर्नी को चालू करते हुए ये 3T0 पर वापस 0 में कन्वर्ट होगा। एंड इन द टाइम 3T0 से 4T0 अगेन द करंट विल जंप, और इस तरीके से हमारा करंट जो है वो हमारा चलता रहेगा। करंट में केवल फर्स्ट वाला ग्राफ डिफरेंट है, उसके बाद तो लगातार ये वाला चीज जो है वो हमारी रिपीट होती रहेगी। ओके।